समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले महान व्यक्तियों के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 31 है ना मैडम? हाँ जी। मकान नंबर 31 में बैठा हूँ, जहाँ मेरे सामने श्रीमती स्नेहलता जी बैठी हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत लंबे समय तक काम किया है और प्रशासनिक पदों पर भी बहुत काम किया है। आज इनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में और शिक्षा में आने वाली चुनौतियां और वर्तमान शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के स्तर के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैडम स्नेहलता जी, आपको नमस्कार। मेरे HC मलिक वैचारिक चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे मंच के दर्शकों को मैं भी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। सबसे पहले मैडम पर्सन ये पूछता हूँ आपसे कि आपने प्रारंभिक जो शिक्षा जगत में ये पांव रखा तो सामाजिक अध्यापिका के रूप में काम किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये जो पेशा शिक्षा का, टीचिंग का क्यों चुना? कोई विशेष प्रेरणा रही आपके जीवन में? क्योंकि जो हमारे अध्यापक थे जिनसे हम पढ़े थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। आपके अध्यापकों से? हाँ यस जी, यस। और उनसे मैं बहुत प्रभावित थी। हाँ, ठीक है। तो उनके जीवन शैली, उनकी कार्य प्रणाली से मैं बहुत प्रभावित होकर मैंने उसको चुना, इस क्षेत्र को चुना। तो इसके बाद सामाजिक अध्ययन अध्यापिका के बाद आप का प्रमोशन हुआ एज हेडमिस्ट्रेस। हाँ, उसके बाद फिर आप SDO बनी। एज प्रिंसिपल भी मैंने आप काम किया। कहाँ थी प्रिंसिपल, किस जगह? प्रिंसिपल मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहु अकबरपुर भी थी। और किलोई में भी थी। किलोई में भी रही और हिसार में बालसमंद में। हाँ, बालसमंद। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद आप प्रशासनिक पदों पर रही। हाँ जी। शायद SDO भी बनी रही। SDO रही मैं 2 साल जी। अच्छा, उसके बाद DO रोहतक भी रही है। DO रोहतक भी रही, DO पानीपत भी रही, करनाल भी रही, बहुत बढ़िया, जींद भी रही। ठीक है। तो ये जो उसके बाद फिर आप SCRT गुड़गांव गई। उसके बाद मैं SCRT गुड़गांव एज डिप्टी डायरेक्टर अपना कार्यभार संभाला। उसके बाद वहाँ किस किस पदों पर रही आप? वहाँ पर मैं डिप्टी डायरेक्टर रही, ज्वाइंट डायरेक्टर। यस। और एडिशनल डायरेक्टर मेरा विभाग की तरफ से प्रमोशन हुआ और डायरेक्टर SCRT मुझे वहाँ। तो SCRT से आप रिटायर हुई थी? हाँ जी, डायरेक्टर। मतलब कौन से पोस्ट से? विभाग में तो एडिशनल डायरेक्टर। यस। और डायरेक्टर SCRT। यस। तो ये आपने बहुत लंबे समय तक इस विभाग में काम किया है। तो इसमें आपके सामने कुछ चुनौतियां भी आई होंगी, कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, छात्रों की तरफ से भी, अध्यापकों की तरफ से भी। तो कोई विशेष घटना आपके जीवन में हो, ऐसी कोई आप बताना चाहें तो उसके बारे में कोई अपना विचार? पढ़ाते टाइम तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। यस। बच्चों का फुल कोऑपरेशन और मेरी विशेष रुचि रहती थी कि मेरे बच्चे मतलब आगे आएँ और अच्छे से अच्छा स्कोर करें और उनका ठीक विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान देते थे। यस। लेकिन जब से मैंने प्रशासनिक कार्य संभाला उसमें दिक्कत थोड़ी बहुत, जैसा कि आपको पता है, चलती रहती हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने एज मिस्ट्रेस थी, वो उस टाइम भी थी, नकल रोकने का प्रयास, और इस लेवल पर आकर हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई और रोहतक ज़िले में कार्य करते हुए हमने नकल को रोकने का अथक प्रयास किया और उसमें हमने 70 और 75% मैं भी उसी दौरान। हाँ, आप भी हमारे सहयोग में थे और आपने भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया था इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने जो ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा पद्धति जो चलाई है, नई सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, क्या वो वर्तमान भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा या कैसे लगता है आपको इसका? ऐसा है, जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान में चल रही है ना, अब जो चल रही है उससे बढ़िया कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है। मैंने विदेश में भी घूमकर देखा, वहाँ भी यही पैटर्न चलता है शिक्षा का। ये आपने बताया आप अमेरिका भी गई थी। हाँ जी। तो वहाँ 1-2 स्कूलों में गई आपने। तो अध्यापकों पढ़ाते हुए भी देखा? हाँ, पढ़ाते हुए भी देखा और उन बच्चों को जैसे वो गाइड करते हैं हर लेवल पर, मैंने उनका
कार्य बहुत सराहनीय लगा। हालांकि हमारे स्कूलों में भी ऐसा होता है, लेकिन उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। वह हर लेवल पर बच्चे को कोऑपरेट यस यस। तो ये जो नकल वाली बात थी, इसमें क्या आप ये मानते हो कि कुछ प्रयास करने से ये पूरी तरह समाप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर इसमें हमारे अध्यापक, मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल सहयोग करें तो हम इस ये समाज का कार्य है सारा। हाँ, ये सभी आदमी जो समाज में कार्यरत हैं, किसी पर सामाजिक लोगों का तो योगदान हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर हम अपने परिवार, हमारा शिक्षा जगत इसमें एक दृढ़ निश्चय कर ले कि हमने नकल को समाप्त करना है, तो हम इसको कर सकते हैं। हाँ, तो कोई असंभव नहीं लगता आपको? कोई कार्य संभव नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजकल जो बच्चे हैं वो मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुपात में उनके जो अंक हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 100% भी आ रहे हैं, 98-99। तो ये कैसा लगता है आपको? क्या ये उनका जो मेहनत है, क्या उन्हीं का प्रतिफल है या कोई और भी फैक्टर है इसके पीछे? इसमें बहुत से फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारा क्वेश्चन पेपर है, वस्तुनिष्ठ आता है। उसमें थोड़ा सा वो चीटिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा अपनी काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल कर अंदाजा भी लगता है, अंदाजा भी लगा लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे टाइम में जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते थे, हम कितना ही पढ़ लेते, कितना ही अच्छा आंसर करते, लेकिन उसमें सब्जेक्टिविटी एग्जामिनर की रहती थी और वो उसमें स्कोर हमें कम मिलता। यस यस। तो आजकल जो ये है युवा वर्ग है, आप देख रहे हो समाज में ये कुछ पथभ्रष्ट हो गया है। हाँ जी। वो शराब, कबाब, नशे में या दूसरी आतंकवाद गतिविधियों में फंस गया है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि पथभ्रष्ट ना हो। जब युवा या कोई भी इंसान पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है। उसकी तो होती है, परिवार की भी, समाज की भी हो जाती है। समाज और समाज के लिए भी वो एक नासूर बन जाता है। मैं लोगों, अपने युवा जगत को यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसी कुरीतियों से दूर रहें, और अगर किसी को कोई कार्य नहीं मिलता तो अपना कार्य शुरू करके उसमें भी हम जिंदा रहने जितना कमा सकते हैं। यस। अच्छा, मेरा YouTube चैनल है मैडम, वैचारिक क्रांति के नाम से, क्योंकि मैंने देखा समाज में वैचारिक प्रदूषण हो गया है, विचारों का प्रदूषण, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो मेरे जो दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस संदर्भ में? कोई अपना विचार? इसमें मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि मलिक साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, विचारों की शुद्धिकरण। अगर हमारे जैसे आदमी ऐसा प्रयास, जिन्होंने सारी उम्र मेहनत की है शिक्षा जगत में और अब भी समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें इनका विशेष योगदान देना चाहिए और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि इसके लिए हम कार्यरत रहें। धन्यवाद मैडम, आपने मेरे को समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपके परिवार सहित सभी बच्चों की सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।